आज हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जब हमने पढ़ा था, आप इसको प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं और वहां पर आप समझ सकते हैं कि क्या मॉडल था ये। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां जाके आप इसको देख लीजिए। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो हमने पढ़ा था, वहां पर रदरफोर्ड ने बताया कि जो एटम होता है उसमें क्या होता है। सबसे पहली चीज उन्होंने बताई थी कि एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। एटम जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये उन्होंने बताया था। साथ में बताया था कि जो एटम होता है उसमें दूसरी चीज होती है निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। एटम के अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है उसका, और साथ में होता है निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सेंटर पार्ट उसका न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बाहर यहाँ पे इसके न्यूक्लियस के आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अलावा रदरफोर्ड एटम के अंदर इन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, मतलब कि इट डिड नॉट से एनीथिंग एज टू हाउ एंड वेयर दोस इलेक्ट्रॉन्स वर अरेंज्ड। मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है और कैसे अरेंज है, ये बताने में रदरफोर्ड फेल हो गए थे। वो नहीं बता पाए कि एटम में न्यूक्लियस तो है, एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन उस चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर है कहाँ और किस तरीके से है, ये बताने में रदरफोर्ड फेल हो गए थे। ये उनका ड्रॉबैक था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कुलर मोशन करते हैं एटम के चारों तरफ, और उनका ड्रॉबैक था कि अगर सर्कुलर मोशन कर रही है कोई चीज, अगर कंटिन्यू चल रही है, तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगी, और उस एनर्जी के कारण क्या होगा, धीरे धीरे ये सर्कुलर मोशन करते करते कहाँ पहुंच जाएगा, न्यूक्लियस के ऊपर। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को खोकर गिर जाएगा, न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा। जैसे ही एटम न्यूक्लियस के ऊपर गिरेगा तो वो कोलैप्स हो जाएगा, मतलब पूरा की पूरा एटम ही खत्म हो जाएगा। तो रियलिटी में ऐसा नहीं होता है कि कोई एक एटम ही खत्म हो जाए। अगर एटम्स नहीं होते तो हम सारी चीजें अभी देखते नहीं, ये पेपर नहीं होता, पेन नहीं होता। अगर एटम्स नहीं होते तो रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज को भी एक्सप्लेन करने में रदरफोर्ड जो थे वो फेल हो गए थे, उनका ड्रॉबैक आ गया था ये सारा। तो उसी सब को ओवरकम करने के लिए नील्स बोर ने इन 1913 में अपना एक न्यूक्लियर मॉडल प्रपोज किया। ये जो न्यूक्लियर मॉडल था, ये न्यूक्लियर मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बेस पे था, इमर्शन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एंड ये बेस्ड था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर। प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी थी उसके बेस पर ये पूरा मॉडल उन्होंने बनाया था। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स थ्योरी। अब हम देखते हैं कि बोहर की थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या थे। पोस्टुलेट्स मतलब होता है अभिग्रहित कि कौन से पॉइंट्स बोहर ने अपनी थ्योरी में दिए थे, वो सारे हमको पढ़ने हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि बोहर थ्योरी कब दी गई, 1913 में। उनका पहला पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में रोटेशन करते हैं, और इन सर्कुलर पाथ को ही कहा जाता है ऑर्बिट। किसी भी एटम के चारों तरफ ये जो सर्कुलर पाथ है, इन सर्कुलर पाथ को ही कहा जाता है ऑर्बिट। जैसे कि सन के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट होते हैं, और उन अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग प्लैनेट्स चारों तरफ रोटेशन करते रहते हैं, वैसे ही किसी भी एटम के चारों तरफ बहुत सारे सर्कुलर पाथ होते हैं। इन सर्कुलर पाथ में ही इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं और अपना अलग अलग पाथ मेंटेन करते हैं। इन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है, और इनकी नंबरिंग की जाती है। इनको 1 मतलब पहला अगर है ऑर्बिट तो 1 2 3 4 इस टाइप से इनकी नंबरिंग की जाती है हर एक की। इसके अलावा इन्हें न्यूमेरिकल 1 2 3 4 की जगह पे अल्फाबेट्स K L M और N से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब इन्हीं ऑर्बिट को या तो 1 2 3 4 नंबरिंग कर दो, या तो फिर फर्स्ट को K, सेकंड को L, थर्ड को M और फोर्थ को N, इस टाइप से भी नंबरिंग उन्होंने की थी। तो पहला उन्होंने कहा कि एक सर्कुलर पाथ होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं, उनको 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कैसे कर सकते हैं, K L M N से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
सेकेंड पॉस्टुलेट्स है, while in this specific orbits an electron does not radiate energy। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन अपने स्पेशल ऑर्बिट में रोटेशन कर रहा है, घूम रहा है वो अपने स्पेशल ऑर्बिट में, तब वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, मतलब उसकी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। जैसे सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में रोटेशन करते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्बिट में नहीं जाते, और वहाँ पे जब वो रोटेशन करते हैं तो उनकी एनर्जी भी खत्म नहीं होती। वैसे ही एटम में जब इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट में रोटेशन करेंगे तो उनकी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ये इनका सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉस्टुलेट है, द एंगुलर मोमेंटम mvr ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इज एन इंटीगर मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। अब पहली चीज होती है एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो जब कोई सर्कुलर मोशन करने वाला एटम होता है तो उसके पॉइंट से यहाँ तक जो मोमेंटम वो कंटिन्यू लगाता है उसको कहा जाता है एंगुलर मोमेंटम। अभी जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होता है। और क्या कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये न्यूक्लियस सेंटर पॉइंट, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन के लिए वो एक इंटीगर मल्टीपल होगा प्लैंक्स कांस्टेंट का। प्लैंक्स कांस्टेंट एम वी आर जो होगा क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट होता है h/2π। इसका एक क्या होगा, मल्टीपल होगा इंटीगर, मतलब एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पे रहेगी n, इसका मल्टीपल क्या आ जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट। अब ये जो फॉर्मूला है mvr इक्वल nh/2π, ये जो फॉर्मूला है इसमें हम n की वैल्यूज रख सकते हैं। n की वैल्यूज क्या होगी, n जो है n इक्वल है, अगर हम 1 रखें, n इक्वल 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1h/2π, ये हो जाएगा 1h/2π। अगर n इक्वल 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2h/2π। अब यहाँ पे हमें ये 2h से 2π को कैंसिल नहीं करना है, मतलब 2 से 2 को कैंसिल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये जो 2 है ये सेकेंड ऑर्बिट को बता रहा है, ना कि एक न्यूमेरिकल के लिए दिया है। ये 2h/2π है तो 2 से 2 को हम कैंसिल नहीं कर सकते। फिर n इक्वल अगर हम 3 ले लें तो ये क्या हो जाएगा 3h/2π, और n इक्वल अगर 4 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4h/2π। अगेन आप यहाँ पे 2 और 4 को डिवाइड नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट इसका पॉस्टुलेट था वो उन्होंने दिया था कि किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे वो फिल किए जाएंगे बाय द रूल n/2n² के अकॉर्डिंग। ये जो नंबर हैगा इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाएगा किसी भी ऑर्बिट में, कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, तो ये बताया जाएगा 2n² रूल के हिसाब से। यहाँ पे जो n दिया है उसका वैल्यू वापस से वही है, n इक्वल 1 2 3 4 वही रहेगा। तो अगर हम इस फॉर्मूले को लेते हैं उसमें वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 1² मतलब 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट शेल में, जो फर्स्ट शेल या ऑर्बिट है उस शेल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होंगे 2, मतलब फर्स्ट शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हो। कैसे, एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो फर्स्ट शेल रहेगा उसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हो। तो ये हुआ 2n² के हिसाब से पहला। फिर अगर n की वैल्यू आप 2 ले लेते हो तो n अगर 2 है तो 2 × 2² क्या आ जाएगा 8। इसका मतलब है जो सेकंड शेल होगा, दूसरा जो शेल बनेगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे आप, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जा सकता है इसके हिसाब से। इसके अलावा अगर n की वैल्यू 3 ले, 2 × 3² कितना आ जाएगा 18। 3² हम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 18। तो जो थर्ड शेल रहेगा इस थर्ड शेल में हम 18 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। और इसी हिसाब से अगर हम n की वैल्यू 4 लेते हैं तो 2 × 4² इक्वल कितना आ जाएगा 32।
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फोर्थ शेल में रहेगा वो कितना आ जाएगा 32। इस टाइप से पहले शेल में जो दो इलेक्ट्रॉन है उनका एंगुलर मोमेंटम अगर कितना हो 1h/2π, ये एंगुलर मोमेंटम हो और वो अपने शेल में ही रोटेशन कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, वो कंटिन्यूअस मोशन करते रहते हैं। इसी के हिसाब से जो सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 8, वो 8वें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अगर 2h/2π है तो वो अपने शेल में रोटेशन करते रहेंगे और उनकी एनर्जी कम नहीं होगी। सेम थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, थर्ड में कितने हैं 18 है, उनके लिए अगर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 3h/2π है तो उनकी एनर्जी का भी लॉस नहीं होगा अगर वो कंटिन्यूअस उसी में रोटेशन करते हैं तो। ऐसे ही फोर्थ शेल के 32 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए 4h/2π। तो इस हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन्स अपने ही शेल में रोटेशन करते हैं तो उनकी एनर्जी का लॉस नहीं होता है और वो कंटिन्यू रोटेशन करते रहते हैं, ये नील्स बोर ने बताया था। नेक्स्ट पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन्स जम्प्स टू हायर एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी एंड कम बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट बाय इमिटिंग एनर्जी। मतलब ऐसे स्टेट जहां पे इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं वो उनका ग्राउंड स्टेट होता है। अगर ग्राउंड स्टेट मतलब जो फर्स्ट शेल के दो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो फर्स्ट शेल में ही है दोनों इलेक्ट्रॉन तो ये उनका ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। अब ग्राउंड स्टेट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है, फोटोन होता है लाइट की यूनिट, बंडल्स में चलता है लाइट और उसकी यूनिट को फोटोन कहा जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन है वो अगर फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो क्या होगा, एक्साइटेड हो जाएगा और जंप कर लेगा हायर एनर्जी लेवल पे, जंप कर सकता है, ये नील्स बोर ने बताया था। बट कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे जैसे ही हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचा, आफ्टर इमिटिंग फोटोन को इमिट करके अपने ग्राउंड स्टेट पे वापस से आ जाता है। तो ये सारे पोस्टुलेट्स नील्स बोर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो आपको पढ़ना है इनको कि एटम जो है उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है। इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रोटेशन करते हैं, उनको 1 2 3 n इक्वल या KLM n से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल करने का रूल होता है 2n², ये जो पेपर ने देखा 2n² रूल के हिसाब से भरे जाते हैं। उनके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू mvr इक्वल nh/2π होती है और वो इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं और वापस से उसे इमिट करके अपने ग्राउंड स्टेट पर आ जाते हैं। ये कंप्लीट हमारा नील्स बोर का मॉडल है।